हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज फिर से एक अपडेट लेके आऊँ मैं आपके लिए, और वो अपडेट जो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा फॉल जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, बट स्टिल मैं आपके लिए एक स्टॉक रिकमेंडेशन लेके आऊँ जिसमें आपको अच्छी खासी पोजिशनल ट्रेडिंग से 10 to 15% का आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो मिल सकता है। उससे पहले थोड़ा सा अपडेट देख लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, न्यू माइक जो है मैंने आज अपडेट कर लिया है। आपको आज हो सकता है ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी इनहेंस मिले, तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरीके की ऑडियो क्वालिटी आपको फिलहाल मिल रही है। सीधा चलते हैं भाई अपडेट के ऊपर। तो अपडेट ये है यहाँ पे कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की तरफ से ये चीज़ आई है कि जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है थोड़ा सा सफ़र कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। किस तरीके से दिख सकता है? तो भाई जैसे सबको पता है, कोविड के चलते यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो सफ़र कर रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ समझ के चलो कि यहाँ पे नेट यहाँ पे जो एनपीएस है, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कंपनीज के। तो यहाँ पे करना क्या है, किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले बैंकिंग सेक्टर के ऊपर वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ा एक फॉल आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ पे जो है एनपीएस, जैसे कि समझ लीजिए कि बैंक जो है लोन देती है लोगों को, बट लोग वो लोन को रीपे ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। बिजनेस नहीं चलेगा तो उनके पास इनकम नहीं आएगा, अर्निंग नहीं होगा। अर्निंग नहीं हुआ तो वो लोन को रीपे कैसे करेंगे? ओके, तो अगर वो रीपे नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि एसेट्स का उतना वर्थ नहीं होता। मेजरली यहाँ पे कौन सी बैंक सफर करने वाली है? तो भाई यहाँ पे सफर करने वाले पीएसबी बैंक्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक ही क्यों? क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है ये पैसे अर्न करना नहीं होता, ये होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन मोटिव होता है। अगर ये प्रॉफिट ही देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो मेन चीज़ यही थी यहाँ पे। सेकेंडली, नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके से आ सकता है और उसका किस तरीके से जो है यहाँ पे हम उससे टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और इनकी क्या कह सकते हैं इसको हम, रिकमेंडेशन है बैंक के लिए कि क्या करना चाहिए। कि रीस्ट्रक्चरिंग करो। अब रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट यानी कि होता है एनपीए। एनपीए डिक्लेयर कर देना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देना। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब सीधा सीधा समझ लो एनपीए ही होता है। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि मार्च 2020 तक जितने भी परफॉर्मिंग एसेट्स थे उसमें से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो दिख रहे हैं उनको डिक्लेयर करो, रीस्ट्रक्चर करो, उसको रीडिफाइन करो। यही इनका मानना है। अभी ये किस तरीके से हो सकता है? तो भाई अगर एनपीए डिक्लेयर करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23 तक जो इंडियन रुपीज में 350 बिलियन टू 550 बिलियन का यहाँ पे एनपीए जो यहाँ पे इनको डिक्लेयर करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? जैसा मैंने कह दिया है पहले कि यहाँ पे बहुत सारे जो है बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना तो भाई कंफर्म है, एनपीए आना कंफर्म है। तो यही एक चीज है। अब स्टेबल कौन सी बैंक्स जो है यहाँ पे, तो प्राइवेट बैंक जो यहाँ पे स्टेबल यहाँ पे बताई गई है। अब प्राइवेट बैंक स्टेबल क्यों बताई गई है? भाई इनकी जो फिगर्स होते हैं वो भले ही इनके लॉजिकल ना हो, बट इनका जो सॉरी फिगर जो इनके भले ही एक्यूरेट ना हो, बट इनका लॉजिक जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। हमें सिर्फ लॉजिक पे फोकस करना है, फिगर्स पे फोकस नहीं करना है। ओके, लॉजिक ये कहता है भाई, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है यहाँ पे मेजरली पैसा देखती है। ओके, हम यहाँ पे इसको मनी कर देते हैं। ओके, मनी कर देते हैं। यहाँ पे मेजरली पैसा देखती है प्राइवेट बैंक्स जो है। तो वो क्या करती है, लोन तो देती है लेकिन उसके साथ श्योरिटी ज्यादा मेजर करती है कि लोन कितना ज्यादा रीपे कर सकता है ये बंदा। जैसे 10 करोड़ का अगर किसी को लोन चाहिए, बदले में मॉर्गेज मॉर्गेज जो रखता है 15 करोड़ का रखाएंगे, 12 करोड़ का रखाएंगे, 13 करोड़ का, जो उनकी लोन एक्चुअल लोन अमाउंट है उससे ज्यादा का ही रखवाते हैं ये लोग। मेन चीज यही है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के पास लोग ज्यादा जाते हैं। बट यहाँ पे लोन प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल होता है। सेकेंडली बात कर लूँ यहाँ पे, तो मेक इन इंडिया, जैसे पता है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे जो नए नए बिजनेस है उभर के आ रहे हैं। इनको क्या चाहिए? इनको बिजनेस करने के लिए चाहिए भाई लोन। अब ये लोन के लिए कहाँ जाएंगे? आप अगर गवर्नमेंट बैंक के पास जाओगे तो भाई आपके चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन लोन यहाँ पे पास नहीं होगा। वही आप अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाते हो तो आपका लोन इजीली पास हो जाता है, और ये लोग बहुत अच्छे से रिकवर भी करना जानते हैं। ओके, तो और एक चीज समझ के चलो कि जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा सॉरी वो ज़्यादा डिफॉल्ट होते हैं। ओके, जो नॉर्मल जो रिटेलर लोन जो होते हैं, जो जैसे हम लोग लेते हैं, जो कॉमन पीपल जो हाउस लोन लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, ये ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम
हमारे में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती कि उसके आगे हम लड़ सके इस चीज़ को लेकर। तो इसी वजह से, हाँ, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक को जो स्टेबल कहा गया है। साथ ही साथ और एक आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँ तो जैसे कि कॉर्पोरेट लोन की बात करें हम, तो यहाँ पे मेनली कौन से बैंक आते हैं भाई? इंड्यूसेंड, यहाँ पे मैं आई एन डी लिख देता हूँ, ओह सॉरी, आई एन डी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, और आती है आर बी एल। ओके, सॉरी थोड़ी हैंड राइटिंग खराब आ रही है, बट इंडोसेंड बैंक और आरबीएल बैंक जो यहाँ पे ये दो मेजर बैंक है जो कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे और बैंक है, बट ये मेजर बैंक है जिनके पास जो रिटेल लोन है बहुत ज़्यादा कम आते हैं और कॉर्पोरेट लोन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आते हैं। इस वजह से इन बैंक्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ये बैंक जो है यहाँ पे ज़्यादा करके नए आने वाले बिजनेस को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्टेबल कहा गया है। ओके, बात करते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग की। तो रीस्ट्रक्चरिंग से होगा क्या भाई? थोड़ी सी बैंक्स को जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है यहाँ पे मिलेगी टेम्पररी लेवल पे। ओके, 1 ईयर 2 ईयर के लिए पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी एनपीए डिक्लेयर करने के बाद में। तो यहाँ पे बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है, ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरा इस पे व्यू ये है कि अगर यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसको हम, ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक, इसको पब और प्राइवेट लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे पब्लिक तो जाएगी, साथ में प्राइवेट में भी करेक्शन जो है वो दिख सकता है। ऐसा नहीं है, बैंकिंग सेक्टर अगर अफेक्ट करेगा तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अफेक्ट करेगा, ना कि सिंगल सेक्टर पब्लिक या प्राइवेट। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेक्टर्स अफेक्ट करेंगे, बट ये रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों सेक्टर यहाँ पे साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेंगे, बट हो सकता है कि प्राइवेट में इतना ज़्यादा अफेक्ट ना करे। तो यहाँ पे भाई आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ मैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक क्यों लेके आओ? तो भाई यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लो एक बार मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। 2,54,800 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है फ्राइडे के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ओके, ये बैंक जो है इंडिया में सेकंड सबसे बड़ा वाला प्राइवेट बैंक है मार्केट कैप को देखते हैं अगर हम, तो इसके बाद आता है कोटक महिंद्रा हो गया, एक्सिस हो गया, वो इसके नीचे आता है। एक्सिस बैंक, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आता है भाई हमारा एच डी एफ सी। ओके, सेकेंडली आता है आईसीआईसीआई। अब एच डी एफ सी क्यों नहीं दिया भाई? मैं जैसे मैंने कहा क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है ज़्यादा आगे ग्रो करेगा, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। है हम यहाँ पे पी रेशो की, तो भाई हम पी की बात करें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 26 का इंडस्ट्री पी चल रहा है, बट बैंक कितना चल रहा है? 29.56। तो एक फेयर पी पे चल रहा है, इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं कह सकते हम, ठीक ठाक पी मेंटेन करके चल रहा है बैंक। बात कर ले यहाँ पे अगर हम फेस सॉरी डिविडेंड यील्ड की, तो ऑलमोस्ट जीरो का डिविडेंड यील्ड है, जो भाई इतना ज़्यादा मेरे लिए मैटर तो नहीं करता है ये चीज़। बात कर ले थोड़ा सा इसका हम क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में, तो भाई एक चीज समझ के लो, बैंकिंग की मेन जो इनकम होती है इंटरेस्ट अर्निंग से, तो इसलिए यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, इंटरेस्ट अर्निंग आएगा। बैंकिंग का जो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का और रेशोज का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे अर्निंग्स की। तो अर्निंग्स देखो भाई, यहाँ पे क्वार्टरली देखेंगे हम लोग मार्च टू जून, कोविड के चलते भी इनके अर्निंग्स जो है वो एक ज़्यादा तो नहीं बट एक अच्छे खासे लेवल पे बढ़ चुकी है। कोविड के चलते तो भाई यहाँ पे सफ़र करना ही बहुत बड़ी बात है कि भाई लो, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट यहाँ पे प्रॉफिट में कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। इनकम की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे इनकम कम हो चुकी है, बट हम सीधा सीधा हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक कह सकते हो 2 टाइम्स जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 100 सॉरी 2 टाइम्स, अरे यार क्या हो रहा है, 2 टाइम्स जो है इसका नेट प्रॉफिट जो बढ़ चुका है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। बात कर ले थोड़ा सा एनपीए। अब बैंकिंग सेक्टर आता तो एनपीए तो भाई यहाँ पे मेनली आता ही है। एनपीए की बात करें अगर यहाँ पे, तो मार्च 2020 तक 41,400 के जो यहाँ पे एनपीए थे वो थे, लेकिन अभी 40,300 यानी कि 1000 से इनके एनपीएस कम हो चुके हैं। एनपीए कम होना यानी कि इनके लोन का रीपेमेंट होना यहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे हो रहा है, कि इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो वो कम हो रहे हैं। ओके, ग्रॉस प्रोफाइल सॉरी ग्रॉस एनपीए की बात करें तो यहाँ पे सेम ही आएगा यार, उससे ही तो निकला है तो कम तो होना ही है यहाँ पे। नेट एनपीए की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 2000 से कम हो चुके हैं, 10,113 के यहाँ पे थे। मार्च के बात करेंगे हम, अगर जून की बात करें तो 8,674 के, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 से जो है यहाँ पे एनपीए कम हो चुके हैं। यहाँ पे हम अगर नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिखना ही है, जैसे नेट एनपीए परसेंटेज की बात करें भाई नेट एनपीए से ही ये निकला है। तो बात कर ले आप यहाँ पे थोड़ा सा रेशोज के बारे में।
ईपीएस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका जो ईपीएस है ये बहुत ज़्यादा अच्छे खासे लेवल पर बढ़ रहा है, और हम यहाँ पे एनुअली देख रहे हैं अभी तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ओके, 2 टाइम्स यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हो चुका है। पहले ₹6 अर्निंग पर शेयर था, अभी ₹14 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। साथ ही साथ हम अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पहले ₹1 देता था, अभी ₹0 दे रहा है। ओके, तो डिविडेंड यहाँ पे नहीं दे रहा है ये कंपनी जो है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें अगर हम यहाँ पे तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे कम हो चुका है, बट हम ओवरऑल मार्जिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 13.23 है, जो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से डबल हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो -74 था, अब -63 है, तो ऑलमोस्ट 10 से जो यहाँ पे गेन हुआ है। माइनस का नंबर जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा खासा गेन हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। बात करें थोड़ा सा आरओई नेटवर्थ के बारे में, तो नेटवर्थ ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है बैंकिंग की। आरओसी की बात करें तो ठीक ठाक चल रही है। रिटर्न ऑन एसेट भाई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही है कंपनी अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, या कह सकते तो कह सकते हैं इसको एसेट्स को अच्छे तरीके से कन्वर्ट नहीं करिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। बट बैंकिंग में इतने ज़्यादा एसेट्स को वो यूज़ नहीं कर पाती। एज पर हम इसको देखें तो ब्रांचेस के अलावा इसका कोई और यूज़ नहीं होता इनके एसेट्स का। ओके, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर ओ ई के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.98, जैसे मैंने कहा ओ ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी। पी की बात करें तो ऑलमोस्ट 13.29 का पी चल रहा है, जो लास्ट ईयर था 48.52, तो ऑलमोस्ट बहुत सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है। जैसे कोविड के चलते पता है यार, जो 600-700 के रेंज में जो स्टॉक यहाँ पे मूव करता था 700 के रेंज में, वो सीधा आपको मिल रहा है ₹350 में। ओके, तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है इसका प्राइस। तो एक अच्छे खासे लेवल पे एक बाइंग की पोजीशन आप इसमें बना सकते हैं, बट हम इसको चार्ट पे देखेंगे, अभी बनाना है बाद में बनाना है किस लेवल पे बाय करना है, तो भाई बने रहो उसके लिए। अब भाई बैंकिंग आए और कासा रेशो की बात ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। कासा रेशो नहीं पता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो होता है ये। इसकी बात करें तो ये जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसका जो आइडियल रेशो जो होता है वो होता है ऑलमोस्ट 8 का। ओके, 8 का जो इसका आइडियल रेशो होता है कासा का। और हम अगर कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 to 4 का इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो आइडियल माना जाता है। तो यहाँ पे कंपनी उसका कासा रेशो कम करने के पीछे पड़ी है, तो एक ये अच्छी बात है कि 8 के आसपास ही जो है, सॉरी 8 के आसपास जो है यहाँ पे आ रही है। बात करें कैपिटल एडिक्वेसी की तो भाई यहाँ पे ये भी ठीक ठाक अच्छी तरीके से कम करने में थोड़ी कामयाब हो गई है कंपनी। तो यहाँ पे ऑल एन ऑल आप देखोगे तो एक अच्छी खासी जो कंपनी सफ़र कर रही है, सफ़र तो नहीं कह सकेंगे, हार्ड वर्क कर रही है अपने आप को प्रॉफिटेबल करने में और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में। तो एक अच्छे खासे लेवल पे कंपनी मेहनत कर रही है और हमें इस मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। बात कर ले अगर हम परफॉर्मेंस की, ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट -26% जो है यहाँ पे पॉइंट, सॉरी -26% के यहाँ पे रिटर्न्स दे चुके। सेक्टर की बात करें तो -1.7 के यहाँ पे माइनस में रिटर्न है। निफ्टी की बात करें तो 0.35 के। 1 मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट जीरो का यहाँ पे रिटर्न दिया है सेक्टर ने 0.46 और निफ्टी ने 1.05 का। 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो -7.4 का यहाँ पे रिटर्न है। सेक्टर की बात करें तो -9.06% है और निफ्टी की बात करें तो 6.13% का है। 3 साल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आईसीआईसीआई के, तो 26% का रिटर्न दिया सेक्टर ने 5% का और निफ्टी ने 13% का। अब यहाँ पे कोविड के चलते भी ऑलमोस्ट बैंक जो है 3 साल में 26% का जो रिटर्न दे रही है, तो बैंक में भाई कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है आप देख ही सकते हो। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, सारी चीज़ें सेम रहेगी, लेकिन एफ ने यहाँ पे जम के बाइंग की। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 to 6% का यहाँ पे इन्होंने होल्डिंग जो बढ़ा लिया है। ओके, 14.91% यहाँ पे हो चुका है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेगी। मेजोरिटी होल्डिंग एफ के अंडर ही, फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर ही है। बात कर ले इंडिविजुअल इन्वेस्टर के 7.61 के, हाईएस्ट जो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का यहाँ पे 9% का जो स्टेक है वो बना हुआ है। आईसीआईसीआई की बैंक की बात करूँ तो थोड़ा सा इसको चार्ट पे देख लेते हैं, तो भाई ये जो स्टॉक है ये रेंज बाउंड मोमेंट में चल रहा है और ऐसे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। इनमें ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों होता है वो भी बता दूंगा अभी आपको मैं। समझ लो स्टॉक जो है अभी इस लेवल पे जो है ट्रेड कर रहा है। ओके, ये उसका प्राइस बैंडेड लेवल अभी यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जब भी ये नीचे के लेवल को टच करेगा बाय कर लेना है, ऊपर के लेवल को टच करेगा सेल कर देना है। हमको इसमें इसका लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट पता होता है, इसीलिए हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ें हमें तो पता है यार। जब तक ये इसको एक अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक नहीं करेगा इसके ऊपर तो ये जाएगा नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आई बटन पे लिंक है, देख लो यार एक बार उसको। सिंपल सी बात है। बात अगर हम मूविंग एवरेज की कर ले तो भाई यहाँ पे बेरिश जो है स्टॉक चल रहा है, बट अभी थोड़ा खासा जो है रिकवरी जो है यहाँ पे आई है। थोड़ा सा इसको जूम करके बताऊँ अगर मैं आपको, तो ये जो चारों लाइन्स आप देख सकते हो EM है, चारों EM है 20, 50, 100, 200 डेज की।
ये क्लोज आई है, जैसे मैंने EMA के वीडियो में बताया था, जब भी क्लोज है तो एक बड़ा ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल सकता है, बट ब्रेकआउट किस साइड आएगा ये भी हम बताएंगे अभी। जैसे आप ये रेड कलर की लाइन देख लो, 20 डेज का मूविंग एवरेज है, ये ऊपर से जो है 50 डेज और 100 डेज को ऊपर से कट करेगा। जब भी मैंने कहा था कि ये कट करेगा ऊपर से नीचे की साइड, ये बेरिश मोमेंट में चला जाएगा। कितना नीचे जाएगा भाई, यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखा है 340 350 के लेवल्स में जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 बार सपोर्ट जो है वो ले चुका है। तो हमें क्या करना है, 350 340 पे बाइंग करके चलना है। बात कर ले MACD की, सेम बेरिश सिग्नल जो यहाँ पे बता रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ बेरिश सिग्नल यहाँ पे बता रहा है, ये बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं दे रहा। RSI की बात करें तो सेम वीक सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है, ज़्यादा इतना कुछ मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, रेंज बाउंड स्टॉक है, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 56.12% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने मिल सकता है। क्यों दिख रहा है इतना ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे बाइंग की है FIIs ने, ओके, इस वजह से इतना ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज दिख रहा है। तो जैसे मैंने कहा आपको क्या करना है, यहाँ पे 350 340 के लेवल पे बाय करना है और 400 के लेवल पे बेच देना है। सिंपल से स्ट्रेटेजी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ओके। इस पे फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है, ओके। आपको GTT ऑर्डर लगा के छोड़ देना है 350 पे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, वीडियो को शेयर जरूर करें यार, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, मोटिवेशन कम हो जाता है। अब बस ऑलरेडी आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।